हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 22 मई 2021 के एडिटोरियल का हम लोग एनालिसिस करेंगे ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। टाइटल है आज के एडिटोरियल का एक्सटेंडिंग सेफ्टी। एक्सटेंड का मतलब होता है कोई चीज़ को विस्तार करना, समय अवधि को बढ़ा देना। सेफ्टी का समय अवधि बढ़ाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आगे। टैगलाइन है स्टैगरिंग ऑफ वैक्सीन डोजेस। यदि स्टैगरिंग ऑफ समथिंग है तो उस चीज़ का टाल मटोल हो रहा है, उस चीज़ का समय बढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को रेगुलर और कंसिस्टेंट तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे नहीं किया जा रहा है। शुड नॉट बी टू मियरली बाई टाइम अनटिल मोर डोजेज आर अवेलेबल। बाई टाइम, समय खरीदना। समय कोई कैसे खरीद सकता है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि किसी तरह से जुगाड़ करके किसी काम को करने के लिए और अधिक समय ले लेना, उसको टाल देना काम को। आप यहाँ देख रहे होंगे कि टू मियरली बाय को हमने स्ट्राइक आउट किया हुआ है। ऐसे लिखना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गलत माना जाएगा। यह एक कॉमन एरर है। पूछिए कैसे? तो देखिए, टू और बाय, टू प्लस भी1 इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव को स्प्लिट करके बीच में किसी भी एडवर्ब या किसी भी दूसरे वर्ड को डालना, लिखना एरर माना जाता है। इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर यहाँ राइटर के द्वारा किया गया है। इंग्लिश के अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइटर्स स्प्लिट इन्फिनेटिव के एरर को करते हैं। इंडिया के अच्छे इंग्लिश राइटर्स में से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू भी गिने जाते थे। उनके भी राइटअप में स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर देखा गया है। तो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर इस तरह के एडिटोरियल आर्टिकल में या इंटरव्यू आर्टिकल में आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे जो बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ इसको स्ट्राइक आउट करके ये बताने का पॉइंट कि ये एरर है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ इस तरीके को अगर आप नो एरर मान लेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए 2+v1 को स्प्लिट करके बीच में कोई भी वर्ड लिखा रहे तो उसको स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर मानना चाहिए और उसको एरर में काउंट करना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे अभी एडिटोरियल आर्टिकल आने से पहले आ गया है जानकारी बैच का। एडिटोरियल बैच जो माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर चल रहा है, जिसमें 2 एडिटोरियल का एनालिसिस डेली जा रहा है और उसमें से एक एडिटोरियल पे बेस्ड इंग्लिश सेट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ। ज्वाइन कीजिए इसको। चलते हैं आगे एडिटोरियल पर। देखिए, कहा जा रहा परसुइंग ए पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, द सेंटर हैज़ नाउ आउटलाइंड मोर सिनेरियोज ऑफ सेकेंड डोज डिफरमेंट। परस्यू ए पॉलिसी का मतलब होता है किसी पॉलिसी को अपना लेना। तो कौन सा पॉलिसी अपनाया गया? स्प्रेडिंग द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में जो इंटरवल होना चाहिए उसको स्प्रेड कर दिया गया, उसको और बढ़ा दिया गया। इस बढ़ाने की पॉलिसी को अपना करके केंद्र सरकार ने एक रूपरेखा तैयार कर लिया है। आउटलाइन करने का मतलब रूपरेखा तैयार कर लिया है। क्या चीज़ करने का? मोर सिनेरियोज ऑफ, आउटलाइंड मोर सिनेरियोज ऑफ सेकेंड डोज डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब होता है टालना, और सिनेरियो का मतलब होता है हालात या परिदृश्य। तो सेकेंड डोज को टालने का और ज़्यादा हालात या परिदृश्य का रूपरेखा सरकार ने तैयार कर लिया है। एक पॉलिसी को अपना के उस पॉलिसी के तहत दोनों डोजेस के बीच में जो इंटरवल होना चाहिए उसको सरकार ने बढ़ाने की घोषणा कर दी है। While lactating women are now encouraged to get vaccinated, जहाँ एक और दूध पिलाने वाली माओं को, मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं, लैक्टेटिंग का मतलब होता है दूध पिलाने वाले, लैक्टेट जिनका दूध निकल रहा है, जिनके ब्रेस्ट से, जिनके स्तनों से, जिन माओं के, वो लैक्टेटिंग वीमेन है जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिला रही हैं उस अवस्था में, है ना।
तो उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। जहाँ एक और ये किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन आउट टू बी गेटिंग वैक्सीनेटेड 3 months हेंस। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा है दूसरी ओर कि जो लोग इन्फेक्शन से रिकवर किए हैं, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए 3 महीने के बाद। रिकवरी के 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। द रिकमेंडेशन अर्लियर वाज 4 to 8 weeks, जबकि इन्फेक्शन से रिकवर करने वाले लोगों के लिए शुरुआत में जो रिकमेंडेशन दिया गया था ये 4 से 8 सप्ताह था कि आप जब रिकवर कर जाते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से, अगर आपको हो गया था तो उसके 4 से 8 सप्ताह के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन अब ये रिकमेंडेशन बदल के 3 महीना कर दिया गया है। Those inoculated but who have tested positive should defer their second dose by 3 months after clinical recovery from COVID-19। जो लोग इनोक्यूलेट कर दिए गए थे, मतलब जिनको वैक्सीनेट कर दिया गया था, जिनको टीका लगा दिया गया था, टीका लगने के बावजूद अगर वो पॉजिटिव टेस्ट किए जाते हैं या पाए जाते हैं पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, तब उनको अपना सेकेंड डोज, जैसे फर्स्ट डोज लगा और उनको कोरोना हो गया फर्स्ट डोज लगने के बाद, ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे, तो उनको अपना सेकेंड डोज डेफर कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, डिले कर देना चाहिए। कितना दिन तक डिले करना चाहिए? बाय 3 months, 3 महीने तक। कब से 3 महीना? आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 से क्लिनिकल रिकवरी के से लेकर के 3 महीना बाद, जब आपका रिकवरी हो गया उसके 3 महीना के बाद आपको सेकेंड डोज लेना चाहिए, अगर फर्स्ट डोज के बाद भी आप टेस्ट पॉजिटिव हो गए थे तो। ठीक है, क्लिनिकल रिकवरी क्या होता है? क्लिनिकल रिकवरी का मतलब डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं, इन्फेक्शन से मुक्त हो चुके हैं, इसी को क्लिनिकल रिकवरी कहेंगे। द रिकमेंडेशंस फॉलो फ्रॉम अर्लियर वंस दैट एडवाइज इंक्रीजिंग द इंटरवल फ्रॉम 12 to 16 weeks फॉर कोविशील्ड। ठीक है, पहला एक एडवाइस आया था कि कोविशील्ड के लिए जो इंटरवल है फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में, वो 12 से 16 सप्ताह तक होना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद ये रिकमेंडेशन फिर आया है कि 3 महीना तक बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, कोविशील्ड मोर वाइडली अवेलेबल वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं। बट देयर आर 2 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड दीज रिकमेंडेशंस। ये जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, पहले रिकमेंडेशन आया था कि 12 से 16 सप्ताह तक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला था ना भाई कि आप जब आपको हो गया है यदि इन्फेक्शन कोरोना का, तो उसके बाद ठीक होने के बाद क्लिनिकल रिकवरी के 4 से 8 सप्ताह के बाद आप करवा सकते हैं। फिर एडवाइस आया कि 12 से 16 सप्ताह के बाद आपको करवाना चाहिए। अब एडवाइस आ रहा है कि 3 महीना के बाद करवाना चाहिए सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन आपको। तो इन रिकमेंडेशंस के पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, छुपा हुआ जो सिद्धांत है वो क्या है? तो 2 तरह का सिद्धांत है। द फर्स्ट बीइंग ए वैक्सीन शॉर्टेज। पहला तो यह है कि वैक्सीन का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से एडिटर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्यों, इसके कारण कैसे बढ़ाया गया है टाइम इंटरवल 2 डोजेस के बीच। Until April, early April, India had a very different scheme for its vaccination rollout. अप्रैल के शुरुआत तक इंडिया का वैक्सीनेशन रोल आउट का स्कीम टोटली डिफरेंट था, बहुत अलग तरह से था। अपियरिंग टू टेक स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी एज वेल एज प्रायोरिटाइजिंग दोज एट ग्रेटर डिजीज रिस्क। और वो क्या चीज़ था? तो उसमें ऐसा लग रहा था कि आप जो है उपलब्धता के आधार पर, टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए। तो किस चीज़ को ध्यान में? उपलब्धता, कि वैक्सीन की कितनी उपलब्धता है उसको ध्यान में रखते हुए आपने रोल आउट किया था। और साथ ही साथ इस चीज़ को कि इस डिजीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा खतरा कि जिनको जिनको है उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया था। जो पहला हम लोग का
शुरुआती अप्रैल में जो वैक्सीनेशन रोल आउट का स्कीम था उसमें, ठीक है। इट वॉज द फेरोसिटी ऑफ द सेकेंड वेव दैट काउज्ड द गवर्नमेंट टू पैनिक। सेकेंड वेव का फेरोसिटी, फेरोसिटी माने भयावहता, भयानकता ही था जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो डरे, पैनिक करे एंड फ्री अप वैक्सीन, और वैक्सीन को फ्री अप कर दे, वैक्सीन सप्लाई को फ्री अप कर दे, अप्लाइंग ए टू ईच हिज ओन अप्रोच, ठीक है, कि सब अपने अपने पसंद के हिसाब से ले सकता है, ठीक है। टू ईच हिज ओन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि सबको अपने अपने पसंद के हिसाब से करने का हक है। जैसे एक सेंटेंस बना के हम आपको समझा देते हैं, आई डोंट लाइक फुटबॉल बट टू ईच हिज ओन। गौर से सुने, हम बोल रहे हैं जो सेंटेंस, आई डोंट लाइक फुटबॉल बट टू ईच हिज ओन, मतलब मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है लेकिन दूसरे लोगों को आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से कोई चीज़ पसंद या ना पसंद करें। तो कोविड शील्ड जो था, इसके अलावा कोवैक्सीन था, ठीक है। सरकार कोविड शील्ड पे ध्यान दे रही थी, कोविड शील्ड सब लोग लें क्योंकि वही ज़्यादा अवेलेबल था। बाद में सरकार ने जब सेकेंड वेव का फेरोसिटी देखा, भयानकता देखा, तो सरकार थोड़ी डर गई और उसने वैक्सीन सप्लाई को फ्री अप कर दिया और एक अप्रोच बना लिया कि आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। While this benefits a fraction of the privileged, it has not improved access as seen by the stagnation in daily inoculation and a fall in second dose recipient numbers. देखिए, मानते हैं जहाँ एक तरफ ये जो है कुछ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ए फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, मतलब हिस्सा, किसका, प्रिविलेज्ड लोगों, जो खास तबके के लोग हैं, खास समुदाय के लोग हैं, थोड़े रिच हैं, उनको इससे लाभ मिला। लेकिन फिर भी जो स्टैग्नेशन आया था डेली इनोकुलेशन में, डेली के टीकाकरण में जो एक स्थिरता आ गई थी संख्या में, स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, स्थिरता, स्टैग्नेशन मतलब नॉट द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ प्रोग्रेस, ये जो हो गया था डेली इनोकुलेशन में, उसमें कोई इम्प्रूव्ड एक्सेस नहीं देखने को मिला और न ही सेकेंड डोज के रिसिपिएंट नंबर्स की संख्या में जो कमी आ रही थी, फॉल हो रहा था, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला सरकार के इस अप्रोच या पॉलिसी से, ठीक है। ये तो था फर्स्ट रीजन कि सरकार ने क्यों बढ़ा दिया टाइम दो डोजेस के बीच में। अब सेकंड प्रिंसिपल इज दैट, सेकंड सिद्धांत ये है इसके पीछे कि द टाइमिंग ऑफ द सेकंड डोज फॉर एन ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम इज नॉट क्लियर, ठीक है। सेकंड थ्योरी जो दिया जा रहा है कि क्यों टाइमिंग दो डोजेस के बीच में बढ़ाया गया है, वो थ्योरी ये है कि इम्यून सिस्टम का ऑप्टिमल बूस्ट करने के लिए बढ़ाया गया है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, फर्स्ट डोज के बाद थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद सेकंड डोज दिया जाए तो ज़्यादा बूस्ट होता है हमारे इम्यूनिटी का। लेकिन लेखक कह रहे हैं इट इज़ नॉट क्लियर, यह सिद्धांत थोड़ा क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। A general policy for childhood vaccines in India is a 4 to 8 week interval. सामान्य पॉलिसी जो चाइल्डहुड वैक्सीन्स के लिए इंडिया में है वो 4 से 8 सप्ताह का इंटरवल है। कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बीमारी है जिसका वैक्सीन बच्चों को लगाया जाना है 2 डोजेज़ में या एक से ज़्यादा डोजेज़ में, तो 2 डोजेज़ के बीच अभी तक इंडिया में पॉलिसी रही है कि दोनों डोजेज़ के बीच में 4 से 8 सप्ताह का गैप रखा जाता है, ठीक है। However, clinical trials of the AstraZeneca vaccine in the UK showed that binding antibodies were nearly twice as high in those who got their shots 12 or more weeks apart than in doses had within 6 weeks. यहाँ भी स्ट्राइक आउट किया हुआ मिलेगा, लेकिन पहले सेंटेंस समझाते हैं, फिर यहाँ बताएंगे कि यहाँ क्या एरर है पूरा लिखा हुआ में। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल हुआ, क्लिनिकल ट्रायल यूके में 18 से 55 साल के लोगों के बीच में। उस क्लिनिकल ट्रायल ने दिखाया कि बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ क्या होता है, ठीक है। तो शरीर हम लोग जानते हैं ना कि जब हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। तो एंटीबॉडीज़ में वो एंटीबॉडीज़ जो वायरस को ब्लॉक कर सकते हैं, इतना पावरफुल एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर जो वायरस को ब्लॉक कर सकते हैं, उनको बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो जब
क्लिनिकल ट्रायल किया गया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का यूके में 18 से 55 साल के लोगों के ऊपर। तो उस क्लिनिकल ट्रायल में ये दिखा कि जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज थे लगभग दुगने थे, नियरली ट्वाइस का मतलब लगभग दुगने थे, जिनमें जो शॉट्स दिया गया, दो दो डोजेस जो दिए गए 12 या उससे ज़्यादा सप्ताह के अंतराल पर दिए गए, उनकी बनिस्पत जिनको 6 सप्ताह के अंदर दिया गया था। ठीक है, मतलब जिन लोगों को 6 सप्ताह के अंदर दोनों डोजेस दे दिए गए थे, 6 सप्ताह से कम के इंटरवल पर दोनों डोजेस दे दिए गए थे, उनकी तुलना में 12 सप्ताह या उससे ज़्यादा के इंटरवल पर जिन जिन लोगों को डोजेस दिए गए, तो ज़्यादा इंटरवल वाले लोगों में बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ की संख्या लगभग दुगनी थी। ये तो अर्थ समझ गए। अब एरर क्या है समझिएगा। देखिए, हम लोग ये हमेशा पढ़ते हैं ग्रामर में कि देन से यदि कंपैरिजन हो तो दो सेम कैटेगरी या सेम रैंक में कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है उन लोगों का जिनको शॉर्ट यानी डोज दिया गया 12 या उससे ज़्यादा सप्ताह के अंतराल पर, तो देन के बाद भी आना चाहिए दोज, इन दोज, इनके बाद डोजेज नहीं, सीधे आना चाहिए इन दोज हु गॉट डोजेज, इन दोज हु गॉट डोजेज। यहाँ दोज हु गॉट को हटाने का कोई पॉइंट, कोई रीज़न, कोई ग्रामेटिकल लॉजिक नहीं बनता है, इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ गलत है, मैंने इसको स्ट्राइक आउट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर एग्जाम में रहे तो कॉमन एरर काउंट होगा। ठीक है, The vaccine also appeared to be more protective in those above 18 with a longer dose interval. ये भी देखा गया उस क्लिनिकल ट्रायल में कि ये वैक्सीन ज़्यादा सुरक्षात्मक है, प्रोटेक्टिव है उन लोगों के बीच जिनका उम्र 18 साल था और जिनके दोनों डोज में ज़्यादा लंबा इंटरवल दिया गया था। 18 साल से ऊपर वाले लोगों के बीच यदि दोनों डोज का इंटरवल लंबा रखा गया तो उनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा था, मतलब उनका बाइंडिंग एंटीबॉडी ज़्यादा बन रहा होगा। While antibody levels are a key marker of protection, they are not the only ones. देखिए, बड़ा अच्छा बात यहाँ लिखा जा रहा है कि एंटीबॉडी का जो लेवल है वो मुख्य मार्कर है प्रोटेक्शन का, मुख्य पहचान है कि इस वैक्सीन से हमको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही एक तो पहचान है, ये गलत है बात, यही सिर्फ एक क्राइटेरिया है, गलत है बात। ठीक है, सेल बेस्ड इम्यूनिटी वेयर बाय द इम्यून सिस्टम कन्फर्स लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी काउंट्स टू। इसके अलावा सेल बेस्ड इम्यूनिटी से भी फर्क पड़ता है। काउंट, यदि हम बोलते हैं योर टैलेंट इज द मेन फैक्टर और मेन इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेस, बट योर बिहेवियर काउंट्स टू, मतलब योर टैलेंट इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। आपका टैलेंट जो है सफलता का मुख्य चीज़ है, उसी से सफलता मिलेगा। बट योर बिहेवियर काउंट्स टू, लेकिन आपके व्यवहार से भी फर्क पड़ता है कि कितना सफलता आपका अच्छा रहेगा। उसी तरह कह रहा सेल जो है एंटीबॉडी लेवल्स आर ए की मार्कर ऑफ प्रोटेक्शन। एंटीबॉडी लेवल जो है की मार्कर है प्रोटेक्शन का, मतलब कितना सुरक्षा मिलेगा इसको सबसे पहचानने का इम्पॉर्टेंट तरीका जो है एंटीबॉडी का लेवल है। लेकिन यही एक चीज़ नहीं है जिससे खाली पहचान होगा, सेल बेस्ड इम्यूनिटी भी एक चीज़ है। ठीक है, जिसके जरिए, वेयर बाई मतलब जिसके जरिए इम्यून सिस्टम कन्फर्स, हमारा इम्यून सिस्टम देता है लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। मतलब सेल बेस्ड इम्यूनिटी यदि हमारे अंदर है, उसका पहचान हो तो ये पता चलेगा कि हमारा जो इम्यूनिटी आ रहा है वैक्सीन से वो लॉन्ग लिव्ड होगा। एंटीबॉडी के लेवल से ही पता चलेगा कि इम्यूनिटी आ गया, बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी आ गया। लेकिन ये इम्यूनिटी कितना लंबा हमारे शरीर में चलेगा, मतलब एक बार वैक्सीन लगवा लिए तो कितना साल के लिए प्रोटेक्टेड हो गए, कि लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्टेड हो गए, ये कौन डिसाइड करता है? एंटीबॉडी लेवल डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है हमारा सेल बेस्ड इम्यूनिटी, कि हमारे सेल के अंदर कितना, हर एक सेल के अंदर कितना इम्यूनिटी आया है। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है। और सेल बेस्ड इम्यूनिटी ही एक ऐसा चीज़ है जिसके जरिए हमारा सिस्टम हम लोगों को लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी देता है, लंबा समय तक चलने वाला इम्यूनिटी देता है। इसलिए सिर्फ एंटीबॉडी के लेवल को काउंट कर लेने से, उसको गिन लेने से या उसका पता लगा लेने से ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग पूरी तरह प्रोटेक्टिव हो गए। दूसरा फैक्टर है जो सेल बेस्ड इम्यूनिटी, उसका आकलन भी बहुत ज़रूरी है।
क्यों बोले लेखक ऐसा? क्योंकि लेखक जो कहा जा रहा है कि भाई एंटीबॉडी लेवल बढ़ जाएगा ज़्यादा इंटरवल पर रहने से, जो इतना हाइप किया जा रहा है इस बात को, तो लेखक दूसरा पहलू भी सामने रखना चाह रहे हैं कि आप खाली एक बात को हाइप मत कीजिए, दूसरा बात को इग्नोर मत कर दीजिए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी चेक कर लीजिए कि अगर आप 2 डोजेस के बीच में जो इंटरवल बढ़ा रहे हैं, इससे सेल बेस्ड इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। कहीं मान लें एंटीबॉडी लेवल बढ़ रहा है, सेल बेस्ड इम्यूनिटी घट रहा है, तब आपको प्रोटेक्शन तो मिल गया। कितना साल के लिए प्रोटेक्शन मिला, ये टीका लगाने से, वैक्सीन लगाने से तो क्लियर नहीं होगा। लेखक ये कहना चाह रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसन हो गया इस रीडिंग का, कि ये बात जो है लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन ये बात आपको समझ लेना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आगे बढ़िए। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गिवन सेंटेंस के शुरू में रहे तो उसका कंसीडरिंग अर्थ आता है ना, तो कंसीडरिंग दैट SARS-CoV-2 हैज़ बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 मंथ्स, इस बात को ध्यान में अगर रखते हैं कि SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन जो पिछले 20 महीने से ही है, उससे पहले नहीं था वो, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। तो अभी हमारे वैक्सीनेशन से जो, या वैक्सीनेशन का जो भी स्कीम है, जो भी तरीका है, या जो वैक्सीन बना है, इस सब से हमको कितना ड्यूरेशन का प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसके बारे में अनसर्टेनिटी है, निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीमारी ही ओनली 20 महीना पुराना है। आगे बढ़ें। देयर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेज ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस एज वेल एज डेथ्स इवन आफ्टर ए सेकेंड डोज। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है कि वैक्सीनेशन करवा ली है, उसके बाद भी इन्फेक्टेड हो गए, तो इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। तो सेकेंड डोज लेने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए हैं और डेथ्स भी हुए हैं, इसका डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि ये खाली बोला जाने वाला बात नहीं है, इसके आंकड़े अवेलेबल हैं। though they fall within expected statistical boundaries so far, it is only more inoculation from now that will shed greater clarity on the degree of protection। हालांकि हम मानते हैं, लेखक ये बोल रहे हैं राइटर, कि मानते हैं कि ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का संख्या है या फिर सेकेंड डोज लेने के बाद भी डेथ्स की संख्या है, वो एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल बाउंड्रीज, मतलब जितना उम्मीद किया गया था आंकड़ों का, उसके अंदर ही है अब तक सो फार। फिर भी यही एकमात्र इनोकुलेशन ही, टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है जिसको अभी से ये ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा क्लैरिटी डालेगा, शेड क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी डालेगा, शेड ग्रेटर क्लैरिटी, ज़्यादा क्लैरिटी, स्पष्टता लाएगा ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, कि किस हद तक हमको इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, किससे, इस वैक्सीनेशन से। पुट टुगेदर, इन सब चीज़ों को एक साथ यदि मिला लिया जाए, दीज रिकमेंडेशंस डू बाय पॉलिसी मेकर्स टाइम टू स्टैगर डोजेज अंटिल मोर वैक्सीन्स बिकम अवेलेबल फ्रॉम अगस्त। अगर इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के कंसीडर किया जाए तो ये जो रिकमेंडेशंस आए हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वैक्सीन के बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए, इससे पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा समय मिल जाता है कि वो डोजेज को स्टैगर कर सके, धीमा कर सके, तब तक जब तक कि अगस्त से अगला वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टॉल फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव कंटिन्यूज टू सरपास सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम द यूएस एंड ब्राज़ील। यूएस एंड ब्राज़ील सबसे ज़्यादा अफेक्टेड माना जा रहा था जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तो लेकिन इंडिया में जो सेकेंड वेव से जो डेली का जो आंकड़ा जा रहा है, वो यूएस और ब्राज़ील के डेली के आंकड़े को सरपास कर रहा है। सरपास करना मतलब उसको पीछे छोड़ रहा है। यूएस और ब्राज़ील से भी ज़्यादा यहाँ डेली इन्फेक्शन और डेथ का आंकड़ा है। गिवन दैट मेनी इंडियंस हैव स्टिल नॉट बीन एक्सपोज टू द वायरस, इस बात को अगर ध्यान में रखें कि बहुत सारे भारतीय अभी भी वायरस से एक्सपोज नहीं हुए हैं, वायरस से उनका आमना सामना भी नहीं हुआ है, एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट्स अबाउंड, और नए तरह के ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट्स अबाउंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू बी कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब संतुष्ट, बोले सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट उतना पॉजिटिव नहीं है। जैसे आप ही लोग में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, शुरुआत का 1-2 महीना में थोड़ा सीख गए, जाहिर सी बात है पढ़ रहे हैं तो डेली कुछ बढ़ रहा है आपका नॉलेज, 1-2 महीना में थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा अच्छा हुआ है, अभी अप टू द मार्क नहीं हुआ है,
उनमें आने लगता है आलस से पढ़ाई के प्रति। क्यों? अब तो सीखिए गए हम। तो इस तरह का कोई आदमी हो गया जो अपनी तरक्की से संतुष्ट हो गया कि अब मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। संतुष्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी बेचैनी को रोकता है, लेकिन संतुष्ट होकर के प्रयास को छोड़ देना और बेहतर करने का अपने आप को, ये कॉम्प्लेसेंट होना कहलाता है। तो कह रहे देयर इज़ नो रीज़न टू बी कॉम्प्लेसेंट दैट पीपल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर वेव्स। तो जो है अभी कॉम्प्लेसेंट होने का भी ज़रूरत एक भी नहीं कारण दिखाई पड़ता है कि लोग जो है फ्यूचर वेव से पीड़ित नहीं होंगे और या सुरक्षित रह जाएंगे। देखिए जैसे हम हैं, ठीक है, हम घर में एकदम पूरी तरह से पैक, जैसे कोविड-19 का आया, ऑनलाइन जितना पढ़ा रहे हम, ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, घर से लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कम से कम एकदम यदि जाना हो रहा है तो हम खुद से निकल रहे हैं और बहुत फुल प्रोटेक्शन के साथ निकल रहे हैं। डबल मास्क है, फेस शील्ड है, ग्लव्स है, कैप है, हेयर कैप है, स्कल कैप है, ये सब लगा के निकल रहे हैं ताकि किसी तरह से भगवान न करे कोई इन्फेक्शन का खतरा हो। ठीक है, अरे मनुष्य अपने तरफ से सावधानी कर सकता है, हम कर रहे हैं। तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, वो एकदम अभी एक्सपोज नहीं हुए इन्फेक्शन से। ठीक है, तो क्या अगला वेव का खतरा नहीं है ना? तो अगले वेव में हम लोग कितने सुरक्षित रहेंगे, इस बात को लेकर के, इस बात को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए वैक्सीनेशन तेजी से करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं इसी में। द एम ऑफ वैक्सीन इज टू प्रिवेंट सीवियर डिजीजेज एंड डेथ एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशंस मस्ट बी गियर्ड टुवर्ड्स दैट गोल। देखिए, वैक्सीन का एम होता है कि सीवियर डिजीजेस को प्रिवेंट करे, होने से पहले ही रोक दे, और हो गया है तो डेथ को रोक दे। ठीक है, आदमी बीमार पड़ा डिजीज होने से, लेकिन उसका भयावह परिणाम नहीं आना चाहिए कि आदमी मर गया या आदमी क्रिपल्ड हो गया, अपंग हो गया, ये सब नहीं आना चाहिए परिणाम, इसीलिए वैक्सीन लगाया जाता है। एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशंस, जितने भी पॉलिसी में रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सारे रिकमेंडेशंस मस्ट बी गियर्ड टुवर्ड्स, उधर ही जाना चाहिए, दैट गोल, कि जो हम लोग का गोल है वैक्सीन का, क्या? प्रिवेंट सीवियर डिजीज, प्रिवेंट डेथ एंड प्रिवेंट एनी अनफॉर्चुनेट फैटल consequence. There is no room for knee-jerk reactions that can compromise this objective. ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए, अचंभित होने वाला रिएक्शन नहीं आना चाहिए जो इस लक्ष्य से हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करे। यानी सरकार को लास्ट में एक चेतावनी है कि आप टाइम जो बढ़ा रहे हैं, ये खाली अपना सुविधा के लिए टाइम मत बढ़ाइए कि स्टॉक आप रख नहीं पाए हैं पर्याप्त मात्रा में, तो अब नया पॉलिसी ला करके आप टाइम बढ़ा लीजिए ताकि आपका थू नहीं हो, ई नहीं होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस का ही मतलब है। फिर से आपके सामने आ गया एडिटोरियल बैच का इन्फॉर्मेशन जो 1 मई से स्टार्ट हुआ है, मंथली बेसिस पे चल रहा है माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। डेली 2 एडिटोरियल का कंप्लीट एनालिसिस दिया जा रहा है और साथ ही साथ एक एडिटोरियल पर बेस्ट इंग्लिश का सेट, उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ। मेरा रिकमेंडेशन है कि ज्वाइन करना चाहिए। SBI के लिए, SSC CGL CPO के लिए, NDA CDS के लिए, मतलब हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए, कैट वालों के लिए, मैट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए, NDA CDS वालों के लिए बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बैच है। आज ही ज्वाइन कीजिए। माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, अपना ख्याल रखें।